नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज प्रस्तुत है एक लेवल 1 का रिवीजन बूस्टर वीडियो 1 लेकर, जिसमें हम फाइनल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए तैयारी के लिए हम कुछ रिवीजन के टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। सबसे पहले है हमारा टॉपिक आता है व्हील। व्हील क्या है? व्हील एक सर्कुलर कंपोनेंट है, गोलाकार भाग है जो अपने सेंटर के चारों ओर घूमता है। व्हील का एक सेंटर होता है और उसके चारों ओर घूमता है। और इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार 3500 ईस्वी पूर्व BC में हुआ था, जो कि आज से 5,500 से ऊपर वर्ष पुराना है। लेकिन यदि आपके पास ऑप्शन में 5500 आता है तो आप 5500 लिख सकते हैं, और यदि आपके पास ऑप्शन में 5000 आता है तो लगभग आप 5000 लिख सकते हैं। और यदि वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, आपके पास यही पूछा गया है कि व्हील कितने वर्ष पुराना है, तो आप लिख सकते हो लगभग 5500 वर्ष पुराना है। अब व्हील कार्ट क्या है? कार्ट मतलब गाड़ी, तो व्हील कार्ट मतलब पहियों से चलने वाली गाड़ी। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्हील कार्ट एक ऐसा वाहन है जो 2 पहियों पर चलने के लिए और परिवहन के प्रयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसके आगे टाइप कौन कौन से हैं? हैंड कार्ट, ऑक्स कार्ट, बुलोक कार्ट। हैंड कार्ट मतलब हाथों से खींचा जाने वाला, ऑक्स मतलब ऑक्स की मदद से, बुलोक मतलब बुलोक की मदद से। एक होता है हमारा डॉग कार्ट, डॉग की मदद से, कुत्तों की सहायता से उसको खींचा जाता है। एचपी क्या होता है हमारा? हॉर्स पावर। हॉर्स का मतलब घोड़े, एक घोड़े की शक्ति, इसको हॉर्स पावर कहते हैं। मतलब आप यदि आपसे पूछे कि एचपी क्या है, तो आपने कहना है एचपी से अभिप्राय हॉर्स पावर से है। यह एक घोड़े की शक्ति होती है। यदि आपसे पूछते हैं कितने व्यक्तियों की शक्ति के बराबर होती है, 10 से लेकर 15 व्यक्तियों की शक्ति के बराबर होती है। उसके बाद हम ऑटोमोबाइल के आविष्कार पर आते हैं। 1672 ईस्वी में ऑटोमोबाइल का सबसे पहला मॉडल बनाया गया था। ये आपसे पूछ सकते हैं किस रूप में था? ये खिलौने के रूप में था। उसके बाद आगे इन्वेंशन चलती रही। 1885 ईस्वी में कार का प्रैक्टिकल मॉडल बनाया था। किसने? कार्ल बेंज ने। कार्ल बेंच को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, कार्ल बेंच। ठीक है। उसके बाद भारत में जब कारें पहले कब आयात की गई, इंपोर्ट की गई, बाहर से मंगाई गई, तो 1920 में। और उसके बाद 2008 में नैनो बनाई गई कार। इसको बोलते हैं दुनिया की सबसे सस्ती कार, वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट कार। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है हमारा 2 व्हीलर और 3 व्हीलर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पैसेंजर और कॉमर्शियल व्हीकल। पैसेंजर मतलब यात्री वाहन एवं व्यापारिक वाहन। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं, सिर्फ रिवीजन करवाने के लिए आपको दिया गया है ये सेशन। उसके बाद हमारा आता है एग्रीकल्चर, कृषि वाहन, जिसमें ट्रैक्टर आते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर आते हैं। उसके बाद हमारा आता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल, निर्माण कार्य वाहन। निर्माण कार्य संबंधी वाहन के बाद आता है हमारा स्पेशल वाहन, जिसको हम कहते हैं विशेष वाहन, स्पेशल व्हीकल्स। उसमें ट्रेन, क्रेन और हमारा टैंकर आदि आते हैं। टैंकर क्योंकि टैंकर को विशेष कार्य के लिए लेके जाते हैं, उसमें हम लिक्विड मटेरियल लेके जाते हैं, उसमें हम यात्री नहीं बिठा सकते। उसी प्रकार यात्री वाहन में हम लिक्विड ओपनली नहीं ले जा सकते। उसके बाद आता है हमारा इंजन। इंजन क्या है? इंजन टेम्परेरी और परमानेंट पार्ट्स का एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, जिसका प्रयोग केमिकल एनर्जी को, केमिकल हम कौन सा डालते हैं? पेट्रोल या डीजल, उसमें कुछ केमिकल डलेगा। उस केमिकल को जब जलाया जाएगा उससे एनर्जी आएगी। कौन सी आएगी? हीट एनर्जी। फिर हीट एनर्जी से ब्लास्ट होगा और पिस्टन को धक्का लगेगा। यहाँ पे पिस्टन को ब्लास्ट होगा, धक्का लगेगा, और उससे क्या होगा? पिस्टन की जो ऊपर नीचे की गति है वो यहाँ पे गोल चाल में बदल जाएगी, और यहाँ पे हमें कौन सी पावर मिलेगी? गोल पावर। तो कौन सी गति मिलेगी हमें? ऊपर नीचे की गति किस में बदल जाएगी? हमारी गोल चाल में। तो वो कौन सा काम होगा आगे? फिर मैकेनिकल वर्क होगा। तो हम कह सकते हैं कि इंजन परमानेंट, स्थायी व अस्थायी पुर्जों का वह ढांचा है जो रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, तापीय एनर्जी में, ऊर्जा में, और उसके बाद हीट एनर्जी को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। तो इंजन के जो मेन प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक आंतरिक दहन और एक बाह्य दहन। आंतरिक दहन मतलब जिस प्रकार के इंजन में ईंधन का दहन इंजन सिलेंडर के अंदर होता है और ऊर्जा मिलती है, उसको बोलते हैं हम आंतरिक दहन इंजन। लेकिन जिस प्रकार के इंजन में ईंधन का दहन कहीं और हो रहा है और पावर यहाँ पर मिल रही है, तो उसको बोलते हैं हम, जैसे भाप वाले इंजन है, भाप ट्रेन के देखे होंगे हमने, भाप कहीं और पैदा हो रही है, कोयला कहीं और जल रहा है और इंजन कहीं और जल रहा है, तो उसकी भाप की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो वहाँ पर यूज़ की जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं बाह्य दहन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। उसके बाद इंजन के जो भाग है हमारे सिलेंडर हेड हो गया। उसके बाद कनेक्टिंग रोड, ये हमारा क्या है? पिस्टन। इसमें कौन से डलते हैं? रिंग डलते हैं। और इसके बाद आता है हमारा कनेक्टिंग रोड। फिर उसके बाद ये वाली क्रैंक शाफ्ट। ऊपर कौन सी है? कैम शाफ्ट। और ये वाल्व है, इनलेट वाल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वाल्व। ये गेयर होते हैं, मिलाया जाता है उसको। कह सकते हैं इनलेट वाल्व का काम क्या है कि इनलेट वाल्व में
यदि हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो हवा और ईंधन का मिश्रण आता है, और डीजल इंजन की बात करें तो केवल हवा प्रवेश करती है। एग्जॉस्ट में वाल्व में क्या होता है, जली हुई गैसों को इंजन सिलेंडर से बाहर निकाला जाता है। यदि आपसे बोले पिस्टन रिंग का क्या कार्य है, पिस्टन रिंग दो प्रकार के होते हैं। ऊपर वाले जो दो होते हैं वो होते हैं कंप्रेशन रिंग, नीचे वाले होते हैं ऑयल कंट्रोल रिंग। जो कंप्रेशन रिंग है, जो ऊपर से ब्लास्ट होता है इंजन की गैसों का फ्यूल के बर्न होने से, तो उसके ब्लास्ट को क्या है, सील का काम करते हैं, गैसों की लीकेज को रोकते हैं, ताकि ये साइड की दीवारों से जो पिस्टन की साइड की जो स्पेस होता है, जो लुब्रिकेशन ऑयल की वजह से लेयर बनी होती है, उसकी साइडों से लीक ना हो। उसके बाद जो नीचे वाले ऑयल कंट्रोलिंग होते हैं, ये क्या करते हैं, चिकनाई प्रदान करने वाली जो हमारी लुब्रिकेशन है उसको कंट्रोल करते हैं और लुब्रिकेशन को मेंटेन रखते हैं। लुब्रिकेशन का हम थोड़ा बहुत आगे भी पढ़ेंगे अभी। उसके बाद आता है हमारा कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम क्या होता है, कूल मतलब ठंडा करना। इंजन को ठंडा करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कूलिंग सिस्टम। ये जो मैंने हल्का हल्का डायग्राम बनाया है, ये हमने टू व्हीलर के इंजन के बाहर देखी होंगी, एक प्लेट सी बनी होती हैं, इस टाइप से प्लेट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिन्स, FINS, फिन्स बोलते हैं। तो ये एयर कूलिंग में क्या होता है कि फिन्स जो इंजन सिलेंडर के बाहर बनी होती हैं, उससे डायरेक्टली हवा के क्रॉस होने से वो हीट को ले जाती है, और क्या हो जाता है कि इंजन का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम एयर कूलिंग, क्योंकि उसमें ठंडा करने का माध्यम क्या हुआ, एयर हुआ। और जो बड़े हैवी ड्यूटी इंजन होते हैं उसमें एयर के द्वारा इंजन को ठंडा कर पाना पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए हम वाटर की मदद लेते हैं और साथ में हम कूलेंट भी मिक्स करते हैं, तो इसलिए इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम, यदि आप हमारे से कोई पूछे क्या होता है, तो हमने कहना है लुब्रिकेशन सिस्टम गतिशील भागों, जितने भी मूवेबल पार्ट्स हैं, गति कर रहे हैं, यदि वो उनको हम चिकनाई नहीं देंगे तो वो घिस जाएंगे, रफली चलेंगे, फ्रिक्शन पैदा होगा, घर्षण से घिसाई होगी, तो उनको घिसावट से बचाने के लिए चिकनाई प्रदान करने को क्या बोलते हैं हम, लुब्रिकेशन सिस्टम। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंजन के अलावा किन किन पार्ट्स को लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, तो आप कह सकते हो गियरबॉक्स, यूनिवर्सल ज्वाइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, अदर भी कोई ज्वाइंट्स हैं, तो सभी को क्या होती है, लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। फिर उसके बाद आता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम। फ्यूल मतलब ईंधन, सप्लाई मतलब सप्लाई करना, सिस्टम ऐसा सिस्टम, फ्यूल को फ्यूल टैंक से, जो हमारा फ्यूल टैंक है, उससे इंजन सिलेंडर तक पहुंचाने को जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं पहुंचाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो दो प्रकार के सप्लाई सिस्टम होते हैं, एक होता है ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से, एक होता है फोर्स फीड। तो ग्रेविटी सिस्टम में क्या होता है कि इंजन टैंक ऊपर होगा, फ्यूल टैंक ऊपर होगा और इंजन नीचे होगा, तो अपने आप ही गुरुत्वाकर्षण बल से उसमें नीचे अपने आप ही फ्यूल आता रहेगा। लेकिन फोर्स फीड में सिस्टम में क्या होता है कि फ्यूल टैंक हमारा नीचे होता है और जो हमारा इंजन है वो ऊपर होता है, तो उससे खींचने के लिए किसी पंप का, प्रेशर का, किसी भी प्रकार के प्रेशर खिंचाई का माध्यम का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए उसको हम फोर्स फीड सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद आता है कि इनके फ्यूल सप्लाई सिस्टम के यदि कंपोनेंट पूछ ले जाएं, तो SI इंजन होता है हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क इग्निशन, यानी कि इसमें पेट्रोल या गैस वाले इंजन आते हैं। कंप्रेस्ड इग्निशन में इंजन में क्या होता है, हमारे डीजल इंजन आते हैं, जिनमें कंप्रेशन से ब्लास्ट होता है, कंप्रेशन से ऊर्जा मिलती है, पावर स्ट्रोक होता है। तो इसके पार्ट्स हैं, फ्यूल टैंक दोनों में सेम रहेगा, फ्यूल फिल्टर भी सेम रहेंगे। कार्बोरेटर इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि कार्बोरेटर पेट्रोल और गैस इंजन में होता है, और आजकल तो कार्बोरेटर को भी इंजेक्टर ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन हम इसको कार्बोरेटर के साथ लेंगे, क्योंकि बाइक्स में अभी भी कार्बोरेटर एग्जिस्ट करता है। आने वाले समय में बाइक्स में भी कार्बोरेटर की जगह इंजेक्टर आने जा रहा है। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है, इसमें इंजेक्टर नोजल होते हैं। इंजेक्टर बेसिकली क्या होता है, इस टाइप से इंजेक्ट करने के लिए फ्यूल को स्प्रे फॉर्म में इंजेक्ट करने के लिए इस तरह की नोजल्स होती हैं, तो इसलिए इनको इंजेक्टर बोला जाता है। पहले कार्बोरेटर में मतलब एक सिस्टम बना हुआ था, एक ढांचा बना हुआ था, एक बॉडी होती थी पूरी, उसके अंदर पूरा पार्टीशन किया हुआ था, तो एयर फ्यूल मिक्सचर को वो सप्लाई करती थी डिवाइस। फ्यूल पाइप दोनों में सेम रहेंगी, एक मेन पाइप होती है दोनों सिस्टम में, एक रिटर्न पाइप होती है। रिटर्न में मतलब यदि फ्यूल सप्लाई से थोड़ा अधिक आ जाता है तो उसको वहाँ पे वेस्टेज की बजाय वो साथ साथ रिटर्न लाइन में वापस चले जाता है। इसके बाद आता है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम पूछ सकते हैं आपसे क्या होता है।
ट्रांसमिशन वर्ड है जो ट्रांसमिट से बना है। ट्रांसमिट का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज़ को पहुंचाना। तो इंजन की पावर को व्हील तक पहुंचाने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम। इसके 3 पार्ट होते हैं, क्लच असेंबली, गियरबॉक्स असेंबली, प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली। असेंबली वर्ड का यूज़ हमने इसलिए किया है कि क्लच की पूरी यूनिट को हम क्लच असेंबली कहते हैं। उसके अंदर और पार्ट्स आते हैं जैसे क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और क्लच बेयरिंग, क्लच की लिंकेज, ये सारा किस में आ गया हमारा, क्लच असेंबली में। गियर बॉक्स असेंबली में खाली गियर नहीं आए, उसमें पूरी हाउसिंग आ गई, पूरा कवर आ गया जिसमें गियर बॉक्स सभी बंद होते हैं, इनपुट शाफ्ट आउटपुट शाफ्ट सभी होते हैं, तो इसलिए पूरे कंप्लीट को हमने क्या बोल दिया, गियर बॉक्स असेंबली। प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली, प्रोपेलर शाफ्ट में भी पूरे हिस्से जब जोड़ के एक बन जाती है प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली। आपने ट्रकों को, बच्चों आपने ट्रकों को देखा हुआ कि उसके नीचे एक शाफ्ट घूमती हुई दिखती है, इस टाइप से लंबी होती है। तो वो क्या होता है बेसिकली, क्योंकि यदि हमारा इंजन आगे है और हमने पिछले पहियों से ताकत देनी है तो बीच में जोड़ने के लिए, एक जॉइंट देने के लिए हमें एक शाफ्ट की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ की पावर को पीछे तक पहुँचाएगी। तो उस शाफ्ट को हम बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। उसके बाद आता है टायर्स। टायर्स का क्या काम है, टायर्स व्हीकल को रोल करने के लिए जो मेन रोल है हमारा किसका है, टायरों का है, क्योंकि व्हील पर टायर चढ़े होते हैं, उसी रबड़ के टायर होते हैं। व्हील पर जो टायर होते हैं इस प्रकार से कशनिंग देते हैं, नरमाई देते हैं कि ताकि हमारा व्हीकल तेज़ी से भाग सके, ग्रिप भी देते हैं रोड के साथ। तो जो हमारे ट्यूब 3 तरह के टायर होते हैं हमारे, ट्यूब टायर, ट्यूबलेस टायर, सॉलिड टायर। ट्यूब टायर कौन से होंगे, जिसमें हवा का माध्यम क्या हुआ, ट्यूब होगा, ट्यूब में हवा भरी जाएगी और फिर उसके ऊपर टायर चढ़ा होगा। और ट्यूबलेस टायर में क्या होता है कि टायर ही ट्यूब का कार्य करता है, टायर में ही हवा भरी जाती है। एयर का मीडियम कौन सा होता है, टायर ही खुद स्वयं होता है, इसलिए उसको ट्यूबलेस, ट्यूब रहित टायर कहते हैं। सॉलिड टायर कैसे होते हैं, सॉलिड टायर में हवा नहीं होती, बस इस प्रकार से एक टायर बना के उसको जोड़ दिया जाता है। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, बच्चों की बाईसाइकिल में यूज़ होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम। वातावरण के अनुसार वाहन सवार, जो भी वाहन में सवार हैं, उनको आरामदायक तापमान उपलब्ध कराने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसको हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम कहते हैं। मुख्य भाग कौन से हैं, कंप्रेसर, इवेपोरेटर, कूलिंग कॉइल, रिसीवर ड्राई यूनिट और कंडेंसर, ये इसके मेन मुख्य भाग हैं। टायर के आपके गुण भी पूछ सकते हैं कि टायर के गुण कैसे होने चाहिए। इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए और इसकी एंटी स्किड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और जो इसकी घिसावट है वो बराबर होनी चाहिए, रेगुलर इसकी घिसावट हो, ऐसा ना हो कि एक तरफ से टायर घिस रहा है। और यह चलते हुए, खड़े हुए भी संतुलित हों, बैलेंस्ड हों, और चलते हुए भी संतुलित हों, ऐसा ना हो ऐसे काम पे। तो ये टायर की गुण हैं जो हमें, जो उससे रिक्वायरमेंट है, जो उसकी ज़रूरत है, ऐसे टायर होने चाहिए। इसके बाद आता है हमारा सेफ्टी सिस्टम है, जो हमारे वाहन की सेफ्टी 2 प्रकार की होती है, एक एक्टिव सेफ्टी, एक पैसिव सेफ्टी। एक्टिव का मतलब चुस्त, पैसिव का मतलब सुस्त। एक्टिव सेफ्टी हमारी हमेशा काम में रहेगी, यह सेफ्टी हमेशा व्हीकल में एक्टिव रहती है। जैसे सेफ्टी ग्लास, जो हमारी गाड़ी की विंडशील्ड होती है, ये हमेशा एक्टिव रहेगी। ऐसा नहीं है कि जब कोई दुर्घटना होगी तो ही काम में आएगी। सीट बेल्ट भी हमारी हमेशा एक्टिव रहती है। पैसिव सेफ्टी में क्या होता है, यह सिर्फ दुर्घटना में एक्टिवेट होती है, जैसे कि एयर बैग। जब हमारे साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, आमने सामने से टक्कर होती है, एक निश्चित लिमिट से ऊपर टक्कर होती है, कोलिजन होती है, तब एयर बैग खुलते हैं और वाहन सवार का जो मुंह है, मुंह के आसपास का हिस्सा है, उसको स्टीयरिंग में हिट करने से रोकते हैं। सिक्योरिटी डिवाइसेस पूछ सकते हैं आपसे कौन कौन सी है। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा की डिवाइसेस हमारे वाहन में। स्टीयरिंग व्हील लॉक, हमारे स्टीयरिंग व्हील को लॉक कर सकते हैं जिससे कि कोई चोर कोई नकली की लगा के उसको यूज़ ना कर सके। और स्टीयरिंग को यदि स्टीयरिंग व्हील लॉक नहीं हो, लॉक की वजह व्हीकल को स्टार्ट कर सकता है, तो स्टीयरिंग व्हील लॉक। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, जिससे हम वाहन को ढूंढ सकते हैं, वाहन से मतलब कहीं ना कहीं जा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इमोबिलाइज़र। इलेक्ट्रॉनिक इमोबिलाइज़र क्या होता है, यह है चाबी के अंदर ही, जो वाहन की चाबी है, की है, उसके अंदर ही एक ऐसा कोड सिस्टम बनाया जाता है कि यदि हम उसकी डुप्लीकेट चाबी भी बनवा दें और उसके अंदर लगा दें तो वो सेंसर सेंस करेगा कि यह चाबी वो वाली नहीं है, क्योंकि उसकी जो चाबी है उसी के अंदर ही एक डिवाइस लगी होती है और उसके साथ उसकी कोडिंग का मैच होना ज़रूरी होता है। तो इसको इमोबिलाइज़र यूनिट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कौन कौन से मेन सिस्टम आते हैं। स्टार्टिंग, जिस सिस्टम का प्रयोग वाहन को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे सेल्फ स्टार्टर, मोटर, बैटरी, ये सब किस में आते हैं, हमारे स्टार्टिंग सिस्टम में। और इग्निशन स्विच, जिससे हम सेल्फ लगाते हैं। जनरेटिंग सिस्टम। जनरेटिंग सिस्टम को हम चार्जिंग सिस्टम में कहते हैं, जो विद्युत को, बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है जिससे कि चार्जिंग होती है। जैसे कि अल्टरनेटर। अल्टरनेटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे वाहन में लगी होती है। तो उसका काम क्या है कि जब हमारा वाहन स्टार्ट हो जाता है तो बैटरी को चार्ज भी यही करता है, और जितने चलते वाहन के समय जितना भी इलेक्ट्रिकल का लोड है वो कौन संभालेगा, हमारा अल्टरनेटर।
इग्निशन सिस्टम में शब्द है इग्नाइट से लेकर बना है इग्निशन। तो इग्नाइट का मतलब होता है जलाना, यानी कि ईंधन को जलाने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसको हम इग्निशन सिस्टम कहते हैं। इसमें जलाने की जरूरत हमारी कौन से इंजनों में पड़ती है? स्पार्क इग्निशन में। तो यह सिस्टम स्पार्क इग्निशन इंजन में ही प्रयोग होगा। लाइटिंग सिस्टम, इसमें स्पार्क प्लग भी होगा, इसमें इग्निशन कोयल भी होगी जो हाई करंट को बनाएगी। और यदि आपसे कोई पूछे कि स्पार्क प्लग को कितना करंट दिया जाता है तो आप कह सकते हैं कि 20 से लेकर 22,000 वोल्ट का करंट होता है। यदि आपने कई बार उसकी वायर को छुआ होगा तो देखा होगा आपको एक झटका सा लगता है, तो क्योंकि वो हाई वोल्टेज करंट होता है। लेकिन डीसी करंट होने की वजह से हमें कोई हजार्ड नहीं होता, नुकसान नहीं होता उस लेवल का। लाइटिंग सिस्टम क्या है? जिसमें सभी लाइटें आती हैं। कौन कौन सी लाइटें? हेडलाइट, टेल लाइट, ब्रेक लाइट, रिवर्स गियर लाइट, इंटीरियर लाइट जो वाहन के अंदर होती है उसको रूफ लाइट भी बोलते हैं, कैबिन लाइट भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा एसेसरीज में कौन कौन सी आती हैं? हॉर्न, रेडियो सेट, फ़ोन चार्जर, ये इस प्रकार की एसेसरी आती हैं जो अन्य उपकरण जिसको हम कह सकते हैं। तो ये हमारा रिवीजन बूस्टर वीडियो का फर्स्ट वीडियो है जो कवर हो चुका है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।